दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत। हेलीकॉप्टर सर्विस रोकी गई। पैदल रूट पर मलबा गिरने से यात्री की हो गई मौत। चारधाम यात्रा रुकी। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:15 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। यह आर्यन एविएशन कंपनी का था। हादसे के बाद चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस को रोक दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन हादसा, विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई। राजकोट में कल होगा अंतिम संस्कार। अब तक 31 शवों की शिनाख्त 22 परिजनों को सौंप दिए गए। जी दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। रविवार को उनका डीएनए मैच हो गया। परिवार के अनुसार राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। दोस्तों, अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 230 परिवारों से अब तक संपर्क किया जा चुका है। आज सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की शिनाख्त की गई है। 22 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे। राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिले। भारत माता की जय के नारे लगाए। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति निकोस प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर साथ चले। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे। वे 15 से 16 जून को राइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेविंग्स घट रही है, देनदारियां बढ़ रही है। भारतीयों के लिए पैसा बचाना होता जा रहा है मुश्किल। जी हां दोस्तों, नई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की घरेलू बचत दर लगातार तीसरे साल गिरी है और यह अब जीडीपी के सिर्फ 18.1% पर पहुंच गई है। केयर एज रेटिंग्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेंड दर्शाता है कि आम लोगों के बीच बचत करने की क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा। 20 से 25 लोग बहे, 2 की मौत। जी हां दोस्तों, पुणे के तेलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल भारी बारिश और तेज बहाव के कारण अचानक ढह गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन को आशंका है कि इस हादसे में करीब 20 से 25 लोग नदी में बह गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये पुल पिछले कुछ समय से खस्ता हाल स्थिति में था और वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन भारी बारिश और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई लोग इस पुल पर आ गए और बढ़े हुए जलस्तर के नजारे देख रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायुसेना को जून के आखिर में तेजस MK-1A मिलेगा। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे। 2021 में 48,000 करोड़ में सौदा हुआ था। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही सप्ताह बाद वायुसेना के बेड़े में नया विमान आने जा रहा है। वायुसेना को इसी महीने के आखिर में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A मिल जाएगा। फ्लाइंग टेस्ट की आखिरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फाइटर बेड़े में शामिल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1A विमानों का सौदा 48,000 करोड़ रुपए में हुआ था। इनकी डिलीवरी मार्च 2025 में होनी थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE से मिलने वाले इंजन F404I-N20 की सप्लाई में देरी की वजह से सुपुर्दगी करीब 1.25 साल टल गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न रिश्वत न पर्ची, पुलिस कर्मियों को भर्ती का सर्टिफिकेट बांटते वक्त अमित शाह ने याद दिलाया पुराना जमाना, योगी की तारीफ। जी हां दोस्तों, यूपी में लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 18 स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में रविवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 60,244 नव नियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 24 घंटे में कोरोना से 10 की मौत। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश में 7,383 एक्टिव मामले।
जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई। नए वेरिएंट से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। वहीं दोस्तों, केरल में 5, दिल्ली में 3 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत हुई। जनवरी से अब तक कोरोना से 97 मरीजों की जान गई है। इसके अलावा दोस्तों, देश के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7383 पहुंच गई है। हालांकि रविवार को नया मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि 17 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2007 केस आए हैं। इसके बाद गुजरात में 1441 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश रेड की वजह से हुआ, अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का बोइंग 787 जहाज उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया था। इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल गठित किया है, जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं दोस्तों, अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट और जाने माने नेविगेशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने प्लेन क्रैश के वीडियो के विश्लेषण करते हुए इसमें रेड एक्टिवेशन की बात कही है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने प्लेन के 3 संभावित कारण बताए हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल फेल्योर, दूसरा दोनों इंजन फेल, या तीसरा हाइड्रोलिक फेल्योर। स्टीव ने इस हादसे के एकमात्र सर्वाइवर विश्वास के बयान का भी सहारा लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव। दिल्ली एनसीआर में बारिश, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चली। गुजरात यूपी में बिजली गिरने से 10 की मौत। जी दोस्तों, दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में शनिवार रात से ही तेज बारिश के साथ साथ गरज चमक और 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। कई इलाकों में पानी भर गया और पेड़ उखड़ गए। मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के सभी 25 जिलों में आज आंधी बारिश की संभावना है। आज श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर समेत कई जिलों में दिन के बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। उधर दोस्तों, कोटा में आंधी बारिश से मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में 17 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को तेज आंधी चली। उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से कई ट्रेनें प्रभावित हो गई। वहीं दोस्तों, अगले 2 दिन के लिए गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ मार्ग पर एक और हादसा हुआ। पैदल मार्ग पर भारी भूस्खलन, 1 यात्री की मौत और 2 घायल। सोनप्रयाग से तीर्थ यात्रा हुई स्थगित। जी दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जंगल पट्टी के पास केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर भूस्खलन होने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने अगले आदेश तक सोनप्रयाग से केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया है। रुद्रप्रयाग पुलिस के एक बयान के अनुसार लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पत्थर ट्रेकिंग मार्ग पर गिर गए, जिससे केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गया और क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने आगे बताया कि क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पूरे सप्ताह लगातार बारिश की भविष्यवाणी की गई और एहतियात के तौर पर तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग को निलंबित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्यूल की कमी से कैरियर पर नहीं लौट पाया। वायुसेना बोली, जेट का रास्ता बदलना सामान्य बात। यह दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट F-35 की शनिवार रात केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस घटना पर भारतीय वायुसेना ने रविवार को कहा कि उसे इसकी पूरी जानकारी है और उसने फ्लाइट सुरक्षा कारणों से विमान को उतरने में मदद की। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार F-35 ने हिंद महासागर में एक सोर्टी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी, लेकिन फ्यूल कम होने के कारण उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। जेट रात करीब 9:30 बजे सुरक्षित रूप से उतरा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गलवान झड़प के बाद पहली बार SCO रक्षा बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चाइना जाने की संभावना। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस महीने के अंत में चीन के किंगदाओ का दौरा कर सकते हैं। चीन इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और उसने सिंह को इसके लिए आमंत्रित भी किया है। 2020 के गलवान झड़प के बाद यह राजनाथ सिंह की पहली चीनी यात्रा होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंदौर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड वनडे मुकाबला। जनवरी 2026 में होगा सीरीज का तीसरा मुकाबला। BCCI ने वेन्यू किया फाइनल। जी दोस्तों, इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ भारत में होने वाले वनडे सीरीज का यह तीसरा मुकाबला होगा। दरअसल दोस्तों, शनिवार देर रात हुई BCCI अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में जनवरी 2026 में होने वाली सीरीज के वेन्यू फाइनल हो गए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार BCCI ने पिछले दिनों MPCA पदाधिकारियों से मैच के आयोजन को लेकर बात की थी। MPCA ने इंदौर में मैच देने के लिए BCCI का धन्यवाद किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लैरी एलिसन का जलवा, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने। जेफ बेजोस को छोड़ा पीछे।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। अब अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट के अनुसार ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन ने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स का स्थान हासिल कर लिया है। एलिसन की कुल संपत्ति में 26 अरब डॉलर यानी कि 2175 अरब रुपए की तेजी आई, जिससे उनकी कुल संपत्ति 243 अरब डॉलर यानी कि लगभग 20,332 अरब रुपए हो गई है। 12 जून को एलिसन की संपत्ति में 26 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब 1 साल तक फ्री में करें आधार को अपडेट। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 जून 2026 की। दरअसल दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून 2026 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले यह डेडलाइन 14 जून 2025 की थी। अब दोस्तों, UIDAI ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लाखों आधार नंबर धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए फ्री में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सर्विस को 14 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तुर्की बोला, अहमदाबाद हादसे में हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं, झूठ फैलाकर संबंध खराब करने की कोशिश। बाबा रामदेव का आरोप, प्लेन की मेंटेनेंस टर्किश कंपनी ने की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने रविवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में टर्किश टेक्निकल कंपनी पर लगाए आरोपों को नकार दिया। तुर्की सरकार ने कहा कि कंपनी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान का मेंटेनेंस नहीं करती है। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने कहा कि यह दावा बिल्कुल गलत है कि हमारे देश की कंपनी ने क्रैश प्लेन का मेंटेनेंस किया था। भारत तुर्की के संबंधों को खराब करने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, 14 जून को बाबा रामदेव ने कहा था, मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है। कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी तो नहीं निकाली। उधर विपक्ष भी इस हादसे पर साजिश की आशंका जता रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान का स्टारडम खत्म कर अल्लू अर्जुन बने नंबर 1। नया आंकड़ा देख चौंक जाएंगे आप भी। जी हाँ दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था। खासकर हिंदी डब वर्जन से ऑडियंस पर फिल्म के लिए कुछ अलग ही क्रेज देखने को मिला था। इस फिल्म ने जितनी कमाई की उससे साफ हो गया है कि पुष्पा अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया है। सिर्फ थिएटर्स में ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे यानी कि टेलीविजन पर भी जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने अपना अलग ही तहलका मचा दिया। फिल्म टेलीकास्ट के साथ ही फिल्म के नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, जिसमें शाहरुख खान और साउथ एक्टर यश की इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। TRP के नए रिकॉर्ड के साथ ही इतिहास रच दिया गया है। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म पठान और साउथ एक्टर यश की फिल्म KGF 2 जैसी फिल्मों के TRP को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली राजस्थान के 70% कैंडिडेट्स नीट UG में पास। मध्य प्रदेश का रिजल्ट 5% सुधरा। टॉप 100 में 99 कैंडिडेट्स जनरल और OBC के। जी दोस्तों, नीट UG 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसे 12.36 लाख कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले महेश कुमार ने इस एग्जाम में रैंक 1 और मध्य प्रदेश के इंदौर के उत्कर्ष अवधिया को रैंक 2 हासिल हुई है। स्टेट वाइज रिजल्ट में राजस्थान और दिल्ली का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इन दोनों ही राज्यों को कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है और यहाँ के करीब 70% बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का IPO 18 जून को ओपन होगा। 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 रुपए। जी हाँ दोस्तों, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO 18 जून को ओपन होगा। निवेशक इस इशू के लिए 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे। 25 जून को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्ट होंगे। इस इशू के जरिए कंपनी टोटल 499.60 करोड़ जुटाना चाहती है। कंपनी इशू में 2.25 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस इशू में कंपनी के मौजूदा निवेशक या प्रोमोटर ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के जरिए एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बिना AC बैठे रहे यात्री। जयपुर आने वाला प्लेन 5 घंटे टेक ऑफ नहीं कर पाया। यात्री बोले पीने को पानी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में दुबई से जयपुर आ रहे पैसेंजर्स बिना AC के 5 घंटे प्लेन में बैठे रहे। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। इस दौरान लगभग 150 से ज्यादा पैसेंजर्स को फ्लाइट में ही बैठे रखा गया। दरअसल दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंटरनेशनल फ्लाइट संख्या IX196 दुबई से 13 जून की शाम 7:30 बजे जयपुर के लिए उड़ान भरने वाली थी। तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर टेक ऑफ नहीं कर पाई। वहीं दोस्तों, पैसेंजर्स को 5 घंटे से ज्यादा समय तक फ्लाइट में ही बैठाए रखा गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, राजनीति मेरा धंधा नहीं, मिशन लोगों की सेवा के लिए तैयार, माफिया राज खत्म करना जरूरी।
जी हाँ दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में कपिल शर्मा शो में उनकी फिर से वापसी की चर्चा हो रही थी, तो आज उन्होंने राजनीति में अपनी वापसी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में कमाने नहीं आए थे। नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर के ज्ञानी टी स्टॉल के बाहर नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि वो कभी राजनीति को धंधा नहीं समझते। सिद्धू ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को माफिया की तरह चलाया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार के पास राज्य के विकास का कोई विजन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति में व्यापार करने नहीं बल्कि परिवर्तन लाने आए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने ईरानियों से कहा मिलिट्री लोकेशन खाली करो, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। तेहरान में कश्मीरी स्टूडेंट घायल, ईरान ने इजरायली रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बीते 3 दिनों से संघर्ष जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने ईरान में मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों और उनके आसपास रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। IDF के कर्नल अविचय अद्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हथियार फैक्ट्रियों के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बूशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद विमानन मंत्रालय की बड़ी कार्यवाही। चारधाम के लिए आर्यन एविएशन की सेवाएं हो गई निलंबित। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ क्षेत्र में रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद चारधाम यात्रा के लिए आर्यन एविएशन की हेलीकॉप्टर सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। विमानन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, विमानन मंत्रालय के अनुसार हेलीकॉप्टर में 5 यात्री, 1 शिशु और चालक दल के 1 सदस्य सवार थे। शवों की पूरी तरह से जलने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गोरी माईकर्क के ऊपर जंगल में गिरा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान मामले में लालू यादव को नोटिस, 15 दिन के अंदर मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप के मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेजा है। 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। पूछा गया है कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं आयोग की ओर से जारी पत्र में कई अशुद्धियां भी है। लालू को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि आपने जन्मदिन के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो का अपमान किया, जो सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि अंबेडकर के अपमान से किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है। 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में वुलर झील पर सरकार फिर से शुरू करेगी तुलबुल परियोजना, पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। जी दोस्तों, केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में वुलर झील पर तुलबुल परियोजना को पुनः शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद अब पाकिस्तान की सहमति की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसके मद्देनजर सरकार अब नई जल विद्युत परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।